Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 नवंबर 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और आज से ये लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू रहेंगे। जितने भी मेरे काम वगैरह थे वो सब कुछ निपट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो अब से मैं आगे इन वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए फ्री हो चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अब से ये जो हमारा मॉर्निंग का 5 AM वाला वीडियो है वो रेगुलर चलने वाला है और बाकी द हिंदू का वीडियो जो आपका टाइम पर आ रहा है वो एज इट इज़ आता रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसा आपको पता है उसको भी हम प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि लास्ट में आपको एमसीक्यूज़ के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं जो कि टेस्ट है आपका। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके यहाँ पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ यार मैंने आज के इस लेक्चर से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। आपका स्कोर क्या आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। आपकी एक हैबिट बिल्टअप होती हुई चली जाएगी कि हाँ यार एग्जामिनेशन के लिए मैं रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पर अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो आपने इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा, वहाँ पर जाके फिर से लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर और इम्पॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहले आर्टिकल में दोस्तों हम बात करेंगे वाईगाई डैम के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द जैसे हम लोग बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ को लेकर आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कई बार, तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। वाईगाई डैम न्यूज़ में क्यों है, पहले हम ये खबर पढ़ लेते हैं कि आखिरकार हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, बेफालतू में थोड़ी ना बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाईगाई डैम है, ये जो बांध है, इस बांध के अंदर में जो पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ चले जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इसी वजह से सेकंड फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कि भाई वहाँ पर बाढ़ आ सकती है अगर ये डैम का एक लिमिट का जो वाटर लेवल है वो क्रॉस हो जाता है। तो मैक्सिमम जो वाटर को स्टोर करने की परमिशन है इसमें वो 71 फीट के आसपास है और ऑलरेडी 68.50 फीट तक ये पानी पहुँच चुका है। इस वजह से वाईगाई डैम दोस्तों चर्चा में है क्योंकि इसको लेकर अलर्ट वगैरह भी जारी किया गया। तो कहाँ पर है वाईगाई डैम, कौन सी नदी के ऊपर है, अब आपको पता होना चाहिए। वाईगाई नाम की एक नदी भी है, तो उसी नदी पर यह डैम बना है, इस वजह से इसको वाईगाई डैम बोला गया। सिंपल सी बात है। वाईगाई नदी जो कि कहाँ पर बहती है, तमिलनाडु के अंदर में। तमिलनाडु में यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से बहती है, स्पेशली यहाँ पर अंदीपड़ी के पास में तमिलनाडु के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है थेनी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर दोस्तों आपको वाईगाई डैम देखने को मिलता है। वाईगाई डैम को यहाँ पर बनाया गया था 1959 में और इसको यहाँ पर लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन भी बोला जाता है, यानी कि इस पर्टिकुलर तमिलनाडु के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये डैम। क्यों, क्योंकि वहाँ के आसपास के रीजन को इरिगेशन प्रोवाइड करवाता है, यानी इसी डैम से पानी पहुँचता है खेतीबाड़ी करने के लिए। लोग अपनी यहाँ पर जो फसल है उसमें सिंचाई के लिए उस पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मदुराई डिस्ट्रिक्ट है उसमें इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ का पानी। और साथ ही साथ में जो मदुराई है, अंदीपति है, वहाँ पर बेसिकली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है यानी पीने के पर्पज़ के लिए इस पानी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस डैम का पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाता है। तो वाईगाई डैम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर में। तमिलनाडु की लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया में जस्ट बिल्कुल सदर्न टिप पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के साथ में यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो उसकी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, तो आप देख पाओगे नॉर्थ में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और इधर यहाँ पर आपको वेस्ट साइड में देखने को मिल जाता है केरला, और ईस्ट साइड में आपको यहाँ पर नजर आएगा पुडुचेरी, और इधर आप नजर आएगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें मैपिंग को लेकर हो चुकी हैं हमारी, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे वाईगाई नदी के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले यहाँ पर मैं आपको वाईगाई डैम के बारे में जो पढ़ा रहा था ना, इस डैम के जस्ट पास में तमिलनाडु की सरकार ने एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन भी बना रखा है। इस रिसर्च स्टेशन का मेन काम क्या है कि जो अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं उसको यहाँ पे ग्रो कैसे किया जाए उसके ऊपर रिसर्च करने का सारा काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा बेसिक जान लेते हैं वाईगाई नदी के बारे में, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वाईगाई बेसिकली यहाँ पर एक नदी है हमारे तमिलनाडु के राज्य में। इसका ओरिजिन कहाँ पर है, तो दोस्तों ये नदी कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट्स में जो वरुशनाथ हिल्स हैं इन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। और जो स्पेशली यहाँ पे कह सकते हो पांड्या रीजन है,
ठीक है, पांड्या नाडु नाम का एक रीजन है तमिलनाडु के अंदर में, उस रीजन से गुजरती हुई ये नदी निकलती है। और मैं आपको बता दूं, जो ये मदुरई शहर है तमिलनाडु के अंदर में, यहाँ की एक मेजर रिवर, एक सबसे बड़ी रिवर भी यहाँ पर ये आपको वाइगाई नदी देखने को मिलती है। वाइगाई नदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तमिलनाडु के अंदर में। ये जो रिवर है इसके बारे में काफ़ी लंबे समय पहले भी जिक्र किया गया है। जो हमारा संगम लिटरेचर है, यानी कि हम लोग बात करें 300 बिफोर द कॉमन एरा की, तो उस समय पर भी दोस्तों इस रिवर के बारे में कई सारी जगह पर मेंशन किया गया है। इस रिवर की लेंथ कितनी है, तो 258 किलोमीटर लंबी यहाँ पर ये नदी आपको देखने को मिलती है। वाइगाई नदी का जो ज़्यादातर यहाँ पर पानी आता है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर पानी आता है केरला के पेरियार डैम से, ठीक है। और पेरियार नदी से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, केरला में एक पेरियार नाम की नदी है, उस पेरियार नदी से यहाँ पर ये जो पानी है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है वाइगाई नदी में। तो वाइगाई नदी में इस पेरियार नदी से भी सीधा पानी आता है। ये आप देख पाओगे, इधर है केरला और इधर है यहाँ पर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में स्पेशली यहाँ से वाइगाई नदी आपको ये निकलती हुई नजर आ रही होगी, है ना। ये आपको पेरियार नदी दिख रही होगी। तो पेरियार नदी से काफ़ी सारा पानी जो है इस नदी में डाइवर्ट कर दिया जाता है वाइगाई नदी के अंदर में। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। एक पतली सी टनल बना रखी है जिसके माध्यम से सारा पानी यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वाइगाई नदी है ना, इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियाँ आसपास से आकर मिल जाती हैं, और जो छोटी छोटी नदियाँ आसपास से आकर बड़ी नदी में मिलती हैं, उन छोटी नदियों को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज कह लो, यानी कि सहायक नदियाँ। अब वाइगाई नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज में आती हैं सुरिलियारू, उसके साथ साथ मुलैयारू, देन उसके बाद में वरगनाधी, देन उसके बाद आता है मंजलारू, देन कोटागुड़ी, देन यहाँ पे आती है कृदुमाल, देन उपारू। दोस्तों यहाँ पर ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है ये जो नदी है ये इस तरीके से तमिलनाडु को क्रॉस करके बहने के बाद में पाक स्ट्रेट में जाकर गिर जाती है। ये आप पर्टिकुलर रीजन देख रहे होंगे, इस वाले रीजन में आकर ये नदी पूरी तरह से गिर जाती है। और आसपास के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में वहाँ पे लोगों की जो पानी की कमियां हैं या पानी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उन सब दिक्कतों को यहाँ पे ख़त्म करती है। पीने का पानी प्रोवाइड करवाती है, सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करवाती है। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर फ़ायदे मिल जाते हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी वाइगाई नदी को लेकर और वाइगाई डैम को लेकर मिल चुकी है। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपका प्रीलिम्स में आया या मेंस में आया तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जिसके बेसिस पर हमारा थंबनेल भी बना हुआ है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों जोग्लिफ के बारे में। ये जो आप देख पा रहे हो एक हॉर्स जैसा आपको ये फोटो वगैरह लग रहा होगा, ये ना पृथ्वी के ऊपर में या कह सकते हो एक लैंड है, उसके ऊपर यहाँ पर ये पूरा का पूरा ड्रॉ किया गया है। तो जोग्लिफ क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हाल ही में एक सर्कल के फॉर्म में लगभग 3000 साल पुराना, आप इमेजिन करो 3000 ईयर्स पुराना सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे एक इसी प्रकार का जो जोग्लिफ है ये तेलंगाना के अंदर में डिस्कवर किया गया है। अब वो जोग्लिफ देख कैसा रहा है मैं आपको थोड़ा सा इसका फोटो दिखा देता हूँ क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। वो ये है, तो तेलंगाना के अंदर में जो जोग्लिफ फाउंड किया गया दोस्तों, इस प्रकार से आप सर्कल देख पा रहे होंगे, इसमें 2 ट्राइंगल्स भी बने हुए हैं अंदर, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ये न्यूज़ में है और आपको जानना भी होगा जोग्लिफ्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसको कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो जोग्लिफ मतलब क्या होता है? एक बड़ा डिज़ाइन या जनरली यहाँ पर एक मोटिव, यानी कि 4 मीटर से ज़्यादा लंबा डिज़ाइन जिसको हम अपने पृथ्वी पर अपने ग्राउंड पर प्रोड्यूस करते हैं, ग्राउंड पर बनाते हैं। अब ग्राउंड पर बनाते हैं किस तरीके से? भाई काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, रेत इस्तेमाल कर ली जाती है, स्टोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पत्थर होते हैं, बोल्डर्स जो होते हैं बड़े बड़े उनका यूज़ कर लिया जाता है ना। रॉक्स जो चट्टान होती है उनका यूज़ करके अभी इस प्रकार का जो पूरा का पूरा फिगर है वो ड्रॉ किया जाता है। तो जोग्लिफ दोस्तों यहाँ पे क्रिएट किया जाता है कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके। मान लो बड़े बड़े बोल्डर्स है, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको यहाँ पर एक शेप में अरेंज कर दिया गया, उससे क्या हो गया? एक यहाँ पर जोग्लिफ क्रिएट हो गया। अब जोग्लिफ भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है पॉजिटिव जोग्लिफ और एक होता है नेगेटिव जोग्लिफ्स। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है, फटाफट ये डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव जोग्लिफ की जब बात करते हैं तो पॉजिटिव जोग्लिफ कैसे बनता है? यहाँ पे हम लोग एक मटेरियल को, मान लो वो पत्थर है छोटे छोटे, है ना, तो उन पत्थरों को हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर एक फिगर के वे में अरेंज कर दे रहे हैं, है ना, एक ऐसे मैनर में अरेंज कर दे रहे हैं जिससे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फिगर बना दे रहे हैं, उसको पॉजिटिव जोग्लिफ बोलते हैं। ये आपका सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये आप देख पाओगे कुछ बनाया गया है, छोटे छोटे पत्थर जो है ना इनको यहाँ पे लगा दिया गया, इस तरीके से एक बाउंड्री बना दी गई है, इससे एक फिगर बना दिया गया, तो ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव जोग्लिफ। एक होता है निगेटिव जोग्लिफ। निगेटिव जोग्लिफ क्या होता है? यहाँ पर हम पहले अपना जो नेचुरल ग्राउंड होता है, मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, मिट्टी भरी पड़ी है,
जितने एरिया में हमें यहाँ पर कुछ ड्राइंग बना रही है उतने एरिया में हम क्या करेंगे, खुदाई कर देंगे। समझ गए। तो यहाँ पर जो हमारा नेचुरल ग्राउंड सरफेस है उस हिस्से को हटाया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा। हटाने के बाद में उसका कुछ कलर वगैरह यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, वो कहलाता है पेट्रोग्लिफ। और इसी नेगेटिव ग्लिफ में एक और दूसरा वेरिएशन भी आता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमने पूरा ग्राउंड लिया और इस ग्राउंड में कहीं कहीं पर, जैसे मान लो यहाँ पर एक फिगर हमने बना दी और इस फिगर में हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पौधे लगा दिए। अब इन पौधों को लगातार पानी देना, ये पौधे बड़े होते चले गए। अब ये पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उसी फिगर का शेप ले लेंगे। समझ गए, सिंपल है। और इस प्रकार के जॉग्लिफ को हम लोग आर्बर जॉग्लिफ बोलते हैं, आर्बर ग्लिफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमारा नेगेटिव जॉग्लिफ और पॉजिटिव जॉग्लिफ क्या होता है, ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब जॉग्लिफ का एक मेन रोल इतिहास में क्या रहा है, ज़रा ये जान लेते हैं दोस्तों। पुराने ज़माने से, एंशंट समय से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जाना माना जॉग्लिफ है वो है नाज़का लाइन्स ऑफ पेरू। पेरू जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर भी इस प्रकार की कुछ ड्राइंग्स हमको देखने को मिली है, इस तरीके से नाज़का लाइन्स वाली। ये आप देख पाओगे ग्राउंड पर लाइन्स से यहाँ पर कुछ अलग अलग एनिमल्स के फिगर्स वगैरह ड्रॉ करे गए हैं। ठीक है, इसको हम नाज़का लाइन्स बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नाज़का लाइन्स, ये जो जॉग्लिफ्स हैं ये कहाँ पर हैं, तो बता देना पेरू में है। समझ गए। अब दोस्तों तेलंगाना के अंदर में भी इसी प्रकार का जॉग्लिफ पाया गया और वो जॉग्लिफ जो है कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। सर्कल है और सर्कल के बीच में कुछ दो ट्राइंगल्स हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो सर्कल है 30 सेंटीमीटर चौड़ा आपको देखने को मिल जाएगा इसका रिम। इस सर्कल में दो ट्राइंगल्स आपको मैंने बताया। ये जो पूरा जॉग्लिफ है ये लगभग आयरन एज को बिलोंग करता है। 1000 BC के समय पर यहाँ पर आप कह सकते हो इसकी डेट जो है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि और ज़्यादा पुराना यहाँ पर हमको ये प्रतीत होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक चीज़ें नाज़का लाइन्स के बारे में दिया गया। नाज़का लाइन्स वही जिसके बारे में आपको बताया मैंने, पेरू में स्थित है ना, बेसिक चीज़ें। अब ये इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली लोकेशन ध्यान रखना कि नाज़का लाइन्स कहाँ पर हैं, वो पेरू के अंदर स्थित हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है डेली बेसिस पर 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे तांजानिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, क्योंकि तांजानिया काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हमको देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो ज़ांज़ीबार है तांजानिया का, ठीक है, कैंपस है स्पेशली यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, इसको अभी फॉर्मली तरीके से लॉन्च किया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में। तो तांजानिया के बारे में बेसिक चीज़ें, सबसे पहली चीज़, तांजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई सारे देश हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं, 50+ कंट्रीज़ हैं। इन्हीं में से एक देश यहाँ पर छोटा सा आपको नजर आएगा, तांजानिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसको लेकर यूपीएससी पहले कई बार सवाल भी पूछ चुका है, या कई सारे एग्जामिनेशंस में सवाल बन चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो तांजानिया है ये हमारे इक्वेटर के जस्ट साउथ पोर्शन में है। कहने का मतलब ये है कि जो ये लाइन आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो ऊपर लाइन आपको दिख रही है हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे आपको ये इक्वेटर है और इसके इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो दोस्तों इक्वेटर 0 डिग्री पर जो आपको लाइन दिख रही है ना, जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पर ये तांजानिया देखने को मिलता है। तो इक्वेटर का साउथ कौन सा हुआ, निचला हिस्सा हुआ। तो दोस्तों इसी हिस्से में यहाँ पर तांजानिया आपको नजर आएगा। समझ गए। साथ ही साथ में डार एस सलाम, ये एक सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी है इस देश का। लोकेशन की बात करेंगे तो जो तांजानिया है, तांजानिया के आसपास कई सारी कंट्रीज़ हैं, युगांडा है ना, जो कि इसके साथ बाउंड्री को शेयर करता है। लेक विक्टोरिया बेसिकली एक झील है, कोई कंट्री नहीं है, ये भी बाउंड्री शेयर करती है। कीनिया इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। और फटाफट इसको मैप में भी देख लेते हैं। तो ये आपको तांजानिया है, इसको जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे आसपास जैसे आप ऊपर युगांडा देख पा रहे होंगे, लेक विक्टोरिया इधर देख पा रहे होंगे, कीनिया यहाँ पे आपको नजर आएगा। समझ गए। और इतना ही नहीं, इसके बाद कई सारी और भी, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी लेक हैं। इधर जाम्बिया है, जाम्बिया भी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। मालावी भी यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। कुछ और कंट्रीज़ भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। रवांडा भी आपको नज़र आ जाता है यहाँ पर। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। लेक तांगानिका, तंगानिका, तो तंगानिका लेक कहाँ पर है, ये भी आपको दिख रही होगी, बड़ी सी लेक है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और तांजानिया के बीच में आपको ये नज़र आती है। समझ गए। बाकी ये जो कंट्रीज़ इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों तांजानिया में एक बहुत हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक बहुत बड़ी चोटी है, बहुत बड़ा माउंटेन आपको तांजानिया में देखने को मिलेगा। स्पेशली कहाँ पर, तो यह है तांजानिया, ये रहा यहाँ पर किलिमंजारो। समझ गए। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बात करते हैं। तांजानिया में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक आती है रुवुमा, देन उसके बाद में रुफीजी, वमीमा, पंगानी। इसको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है।
क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो जो तांजानिया का क्लाइमेट है वो थोड़ा सा हॉट है, गर्म क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, जस्ट इक्वेटर के पास में ही है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली जो सनलाइट है वो पड़ती हुई हमको नज़र आती है। तो तांजानिया में रहने वाले लोग, जो मेजोरिटी ऑफ तांजानियंस हैं, वो बंतू डिसेंट से बिलोंग करते हैं। तांजानिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो स्वाही इनकी खुद की लैंग्वेज है और दूसरी इंग्लिश भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये तांजानिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो सभी कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला आर्टिकल भी इसी प्रकार से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लुशेव्स्कोय वोल्केनो के बारे में। तो क्लुशेव्स्कोय वोल्केनो थोड़ा अजीब सा नाम लिख रखा होगा, ये एक रशियन नेम है। तो ये जो वोल्केनो, जो ज्वालामुखी है दोस्तों, ये रशिया में ही स्थित है। तो हाल ही में तो ये जो वोल्केनो है क्लुशेव्स्कोय वोल्केनो, ये एक विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी में एक बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिला। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? रशिया के कमचटका पेनिनसुला पर। अब ये कमचटका पेनिनसुला कहाँ पर है, फटाफट इसको देख लेते हैं। ये आपको देखने को मिल जाता है रशिया, नीचे आपको यहाँ पर इंडिया भी दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पर चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, ऊपर हो गया रशिया। रशिया एक कह सकते हो पूरे दुनिया का लैंड मास वाइज, या फिर अगर हम ज़मीन के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर इस तरीके से आओगे, ये जो पेनिनसुलर वाला रीजन है, ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर लैंड एरिया जो कि 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ। तो ये एक ऐसा ज़मीन का हिस्सा है जो कि 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है। ये जो पेनिनसुला है दोस्तों, इसको कमचटका पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर क्या है, इसी कमचटका पेनिनसुला पर ये जो वॉल्केनो है वो लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा। रशिया का एक बहुत फेमस वॉल्केनो है। साथ ही साथ में रशिया में जो एक्टिव वॉल्केनोज है उनमें से काफ़ी ऊंचाई वाला एक्टिव वॉल्केनो है। इसकी जो हाइट है लगभग 4750 मीटर्स। तो आप इमेजिन करो कितना ज़्यादा ऊंचा वॉल्केनो ये होगा। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर ये जो वॉल्केनो है लगभग 50 बार से ज़्यादा विस्फोट हो चुका है 1700 से अभी तक। तो सन 1700 से अभी तक 50 बार से ज़्यादा बड़े बड़े विस्फोट इसमें देखने को मिले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वॉल्केनो है कहाँ पर है? कमचटका पेनिनसुला में। तो कमचटका पेनिनसुला एग्जैक्टली कहाँ पर है ये जानना भी ज़रूरी है। रशिया का जो ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पर ये कमचटका पेनिनसुला देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमारे कुछ समुद्र भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी ऑफ ओकोत्स्क, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। पैसिफिक ओशन, बेरिंग सी, ये ईस्ट में है। मैं आपको फटाफट मैप में दिखा देता हूँ। ये मैप में आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो समुद्र के हिस्से हैं। तो कमचटका पेनिनसुला का जो ईस्टर्न वाला रीजन है, ईस्टर्न वाले पोर्शन में बेरिंग सी है और वेस्ट वाले पोर्शन में सी ऑफ ओकोत्स्क। ठीक है, यहाँ पर बेरिंग सी, यहाँ पर सी ऑफ ओकोत्स्क आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे आते हैं। अब यहाँ पर मेंशन ये भी किया जा रहा है कि जो ये कमचटका पेनिनसुला है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुलास के अंडर में इसको कवर किया जाता है। और यहाँ पे कई सारे वॉल्केनोज और वॉल्केनोज हमेशा विस्फोट भी होते रहते हैं। वॉल्केनोज विस्फोट इसलिए होते हैं क्योंकि मेन रीज़न ये है, ये पर्टिकुलर पोर्शन रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में आता है। और रिंग ऑफ फायर का बारे में आपको पता होगा, कई बार पढ़ाया गया है। रिंग ऑफ फायर में कई सारे वॉल्केनोज है। दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज इस रिंग ऑफ फायर में ही लोकेटेड हैं, जो कि बार बार विस्फोट होते रहते हैं। क्योंकि रिंग ऑफ फायर के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करती हैं, जिनके टकराने की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक्स यानी जो भूकंप है वो जल्दी जल्दी आते हैं। और उन अर्थक्वेक्स के आने की वजह से जो वॉल्केनो के अंदर एरप्शंस है वो भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो अर्थक्वेक भी कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न बन जाता है वॉल्केनोज एरप्शन के पीछे का। अब जब बात करते हैं हम लोग रिंग ऑफ फायर के बारे में, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रिंग ऑफ फायर नजर आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे रशिया के कमचटका पेनिनसुला की, तो ये रशिया हो गया, ये हो गया यहाँ पर कमचटका पेनिनसुला। ठीक है, ये कमचटका पेनिनसुला आप देख पा रहे होंगे रिंग ऑफ फायर में आ रहा है। इसी प्रकार से इंडोनेशिया वगैरह हो गया, ये हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, ये ज़्यादातर हमारी रिंग ऑफ फायर के अंदर आती हैं और इनमें ही सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट सेक्शन। यहाँ पे जो हमारी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही में एक ऑर्डर जारी किया है कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो अभी न्यूज़ में बना हुआ है। तो बेसिक चीज़ें जो हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में जो कि प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं वो आपने पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन को इसलिए लेकर आया गया था ताकि जो हमारे मैरिन इकोलॉजी है, यानी कि जो समुद्र का पूरा एनवायरनमेंट है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। डॉल्फिन्स के लिए यहाँ पर उस मैरिन एनवायरनमेंट को सूटेबल बनाया जा सके। और दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2023-24 में, और इसके पीछे जो पैसा खर्चने वाले हैं वो लगभग 8.13 करोड़ रुपीज़ खर्चा जाएगा। फंडिंग की अगर हम बात करेंगे, पैसा देगा कौन?
तो 60% जो अमाउंट है वो तो हमारी केंद्र सरकार देगी, यानी कि 8.13 करोड़ का यहाँ पर 60% जो होगा वो केंद्र सरकार देगी। बाकी जो बचा रिमेनिंग कॉस्ट होगा, रिमेनिंग खर्चा होगा, वो हमारी राज्य सरकार करेंगी। तब जाके यहाँ पर इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे हम डॉल्फिन की स्पीशीज़ को, डॉल्फिन्स की जो प्रजातियां हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये मैरीन डॉल्फिन्स हैं, ये सबसे ज़्यादा कोस्टल वाटरीज में देखने को मिलती है। स्पेशली तमिलनाडु के आसपास कई सारी डॉल्फिन की स्पीशीज़ हैं, लगभग 9 से ज़्यादा प्रजातियाँ तमिलनाडु के आसपास के रीजन में हैं। तो एक मेजर हैबिटेट भी है ये, तो इस वजह से यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला गया था कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम के अंडर में चलाया जाएगा। तो ये प्रोग्राम है क्या? ये प्रोग्राम बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है? जहाँ पर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जब यहाँ पर पैसा खर्चती हैं एक पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम के अंदर में जो सारा का सारा पैसा होता है वो यहाँ पर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। ये दोनों डिफरेंसेस कई बार आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम क्या है? ये भी एक प्रकार का चला जाने वाला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको यहाँ पर चलाया गया है ताकि हम अपने जो भी नेशनल पार्क्स हैं, साथ ही साथ में जो सेंचुरीज हैं, उसको यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें। इस स्कीम के अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर ये स्कीम अपने आप में प्रोटेक्टेड एरियाज़ को सपोर्ट करता है, उसमें चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, इन सबको सपोर्ट करना, प्लस जो वाइल्ड लाइफ रीजन है उनको सपोर्ट करना, साथ ही साथ में रिकवरी प्रोग्राम चलाना। मान लो कोई ऐसी जानवर की स्पीशीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, जिसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी बोलते हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए भी यहाँ पर रिकवरी प्रोग्राम्स चलाने का काम इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का है। ठीक है, अब यहीं पर बात आती है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये दोस्तों यहाँ पर इंडिया के जस्ट जो सदर्न टिप है उसके नीचे देखने को मिलेगा। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार आपको ये नजर आएगा। गल्फ ऑफ मन्नार एक ऐसा पोर्शन है जो कि श्रीलंका के जस्ट पास में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस रीजन को अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु के पास में भी है, साथ ही साथ में श्रीलंका के पास में भी है। तो इसी रीजन के अंदर में सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन्स है वो हमको देखने को मिल जाती हैं। यहीं पर हम डॉल्फिन्स के प्रोडक्शन के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं। ये पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, समुद्र के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, ये पहला ऐसा रिजर्व है जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। साथ ही साथ में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको रिकग्नाइज किया गया है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के माध्यम से। साथ ही साथ में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व आपने देखा जो समुद्र का हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ऐसी एनिमल की स्पीशीज़ जो कि ऑलरेडी थ्रेटेंड कैटेगरी में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में। फॉर एग्जांपल दुगोंग, यहाँ पर ये जो फोटो आप देख पा रहे हो इस तरीके से ये दुगोंग दिखाई पड़ता है। व्हेल शार्क, सी हॉर्सेस, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, डॉल्फिन्स, सैक्रेड चैंक्स, ये कुछ एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी में है। ये सब यहाँ पर इसी पर्टिकुलर रीजन में दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है कृषि 24/7 के बारे में। ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हाल ही में यहाँ पर एक मेंशन किया गया है कि जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने वधवनी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके साथ में कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करने के बाद में कृषि 24/7 को तैयार कर लिया है। तो ये क्या है कृषि 24/7? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पहला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोल्यूशन दोस्तों है, इसको यहाँ पर तैयार किया गया है स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर। ये क्या करेगा? हमारी जो भी एग्रीकल्चर न्यूज़ होंगी उनको मॉनिटर करने का काम करेगा। एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जितने भी यहाँ पर खबरें होंगी उनको मॉनिटर करना, उनको एनालिसिस करने का ये काम करेगा। तो ये जो एआई पावर सोल्यूशन है, इसका मेन काम क्या होगा? जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित न्यूज़ होंगे, न्यूज़ आर्टिकल्स को स्कैन करना, जो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद में सबको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने की पावर रखता है ये। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल से निकालने का काम करना, हेडलाइंस हो गई, क्रॉप नेम, इवेंट टाइप, डेट, लोकेशन, सीवियरिटी, समरी, सोर्स लिंक, ये सब कुछ यहाँ पर तैयार करके आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो कृषि 24/7 है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? इससे यहाँ पे एक हमें अच्छे तरीके पता चल सकेंगे, एफिशिएंट मैकेनिज्म क्या हो सकता है, उसकी ज़रूरत हमको पता चल सकेगी।
हम यहाँ पर जो एग्रीकल्चर से संबंधित न्यूज़ आर्टिकल्स है उसको आइडेंटिफाई करके मैनेज करके अपना प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर रिसर्चेस हैं, बहुत सारी जानकारी है जिसके हिसाब से हमको पता चलेगा भाई इसको लगाने के क्या डिसएडवांटेजेस होंगे और क्या एडवांटेजेस होंगे। तो इन सब चीज़ों में हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि डिसीजन लेने की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का यहाँ पर AI पावर सोल्यूशन है जिसको हम लोग कृषि 24/7 का नाम दे रहे हैं। नाउ आई होप आप लोगों ने सभी आर्टिकल्स को अच्छे से सुन लिया होगा। अब इन सभी आर्टिकल्स को सुनने के बाद में यहाँ पर आता है हमारा प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस। तो प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस में चेक की जाएगी आपकी जो यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर है उसको, कि आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को सुना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 बोलता है वाईगाई डैम ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर A कर्नाटका, B तमिलनाडु, C ओडिशा या फिर D मध्य प्रदेश। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है जॉग्लिफ्स के बारे में। तो जॉग्लिफ्स को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही है। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो जॉग्लिफ है ये एक लार्ज डिजाइन और मोटिफ है जो कि ग्राउंड के ऊपर में प्रोड्यूस किया जाता है, ग्राउंड के ऊपर में बनाया जाता है। दूसरा, ये यहाँ पर तैयार किया जाता है ड्यूरेबल आइटम्स से, जैसे स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह हो गए, उससे यहाँ पर ये पूरा फिगर तैयार किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो पॉजिटिव जॉग्लिफ होते हैं दोस्तों, इन पॉजिटिव जॉग्लिफ को बनाया जाता है हमारा जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस होता है ना, उस सरफेस को रिमूव करके, उसको हटा के हम तब जाके पॉजिटिव जॉग्लिफ बनाते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखकर बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर A केवल 1, ऑप्शन नंबर B केवल 2, ऑप्शन नंबर C तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर D सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे तंजानिया के बारे में पूछा गया है। तंजानिया को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगेन बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि तंजानिया एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक अफ्रीकन कंट्री है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि तंजानिया इक्वेटर के जस्ट साउथ पोर्शन में स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में ही लोकेटेड है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 2, ऑप्शन नंबर C तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर D सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर बात की जा रही है क्लूशेव्स्कोय वॉल्केनो के बारे में। ये जो वॉल्केनो है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये वॉल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर A कमचटका पेनिनसुला, B युकाटन पेनिनसुला, C आइबेरियन पेनिनसुला या फिर D क्राइमियन पेनिनसुला। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपने सभी ने नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में पूछा गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, और ये ऐसा स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम के अंडर में स्टार्ट किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसको पूरी तरह से फंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार यहाँ पे खर्च कर रही है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कृषि 24/7 को लेकर। तो कृषि 24/7 को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगेन बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि कृषि 24/7 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोल्यूशन है, AI वाला सोल्यूशन है हमारी एग्रीकल्चरल न्यूज़ मॉनिटरिंग और एनालिसिस के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है इसके अंदर में एक कैपेबिलिटी, एक क्षमता यह है कि ये अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस के जो न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। तो बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, D दोनों के दोनों गलत हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। अब हम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फटाफट देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। आप लोग अपना रीमैच करना और चेक करना कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। जो भी आपका स्कोर आता है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर से लिखना है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था कृषि 24/7 को लेकर बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कृषि 24/7 के बारे में पढ़ाया गया। अब दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर कुछ समझाने के लिए बचा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में, कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट से बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है। इनमें से केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। अब दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसमें जो भी पैसा खर्चा जा रहा है ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड वे में है, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्च कर रहे हैं।
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये एंटायरली यानी पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट फंड कर रही है, ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है और इसी वजह से आंसर हमारा 1 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था क्रूश्चेव्स्की वोल्केनो के बारे में, कहाँ पर है, तो कमचटका पेनिनसुला में। कमचटका पेनिनसुला कहाँ पर है, यह रशिया के अंदर में लोकेटेड है। फिर पूछा गया था नेक्स्ट आर्टिकल में, तांजानिया को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कितने सही हैं, इनमें से केवल 2 सही हैं और 1 गलत है। पहला स्टेटमेंट, क्या तांजानिया एक लैंडलॉक अफ्रीकन कंट्री है, नहीं। तांजानिया के साथ में कई सारी झीलें हैं, समुद्र का हिस्सा भी यहाँ पर शेयर हो रहा है, तो लैंडलॉक कंट्री का मतलब तो होता यह है कि एक ऐसा देश जिसके चारों तरफ देश ही देश हो, उसको कोई भी समुद्र का एक्सेस ना मिल रहा हो, बट तांजानिया के साथ में ऐसा नहीं है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है क्योंकि तांजानिया बिल्कुल इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, माउंट किलिमंजारो जो कि एक हाईएस्ट वॉल्केनो है, हाईएस्ट माउंटेन है, वो भी आपको तांजानिया में ही देखने को मिलेगा। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया जोग्लिफ्स को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने सही हैं, इनमें से भी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं और 1 गलत है। पहला, क्या ये डिज़ाइन है जो कि ग्राउंड पर बनाए जाते हैं, हाँ ये सही बात है। दूसरा, इनको बनाया जाता है कुछ ड्यूरेबल आइटम से जो लंबे समय तक टिक जाएं, जैसे स्टोन बोल्डर वगैरह हो गए, हाँ तो इससे भी ये भी स्टेटमेंट जो हमारा सही है। क्या थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि पढ़ाया गया था कि जोग्लिफ जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जोग्लिफ और एक होता है नेगेटिव जोग्लिफ। तो पॉजिटिव जोग्लिफ वो होते हैं जिसपे हम लोग अपना जो स्टोन्स वगैरह हो गए या बोल्डर्स वगैरह हो गए उससे यहाँ पे बाउंड्री बनाकर एक फिगर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव जोग्लिफ होता है इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस होता है उसको पूरी तरह से रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद में बिल्कुल बेस से एक फिगर को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो पॉजिटिव जोग्लिफ है वो पॉजिटिव जोग्लिफ यहाँ पर नेगेटिव जोग्लिफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है और इसके बारे में गलत मेंशन किया गया है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है और 1 और 2 सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया वाईगाई डैम के बारे में, कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु के अंदर में वाईगाई डैम आपको लोकेटेड देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।